हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और बहुत नज़दीक आपका एग्ज़ाम है और आपको पता है हम एमसीक्यूज़ अपना सेशन लेकर आए हैं और अब तक हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज़ बेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 5th होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो हमारे 4 लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि हम लेक्चर नंबर 4 तक आपके जो 3 चैप्टर थे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो उसको हम फिनिश कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट जो भी आपके एमसीक्यूज़ बनने वाले हैं उन सबको हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अभी हम एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, तो आज का जो सेशन है लेक्चर नंबर 5, इसमें हम आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपके 3 चैप्टर बचे, आई थिंक आपके जो सब्जेक्ट है BEE या फिर BGE जनरल इंजीनियरिंग, या BEE हो गया, या BMEE हो गया, BEEE हो गया, तो उसको हम कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन। तो उसमें जो भी आपके 8 चैप्टर हैं, तो 8 चैप्टर आपके आज 5 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, बचेंगे 3, और उसको हम आगे जो हमारे 2 वीडियो और बनेंगे उसके माध्यम से हम उसको फिनिश करा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आएंगे कि एग्जाम से पहले आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप को टाइम टू टाइम हमारे जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आपका फ्रेंड्स किसी भी सेमेस्टर में है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो आप उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के सारे सब्जेक्ट, सारे ब्रांचेस के कवर किए जा रहे हैं एमसीक्यूज बेस ही। ठीक है, तो आप उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और हमारे जो आपका वीडियो सेशन है उसका हम PDF भी प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। मैग्नेटिक इंडक्शन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड 5 को कवर करने वाले हैं हम। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, यदि चुंबकीय फ्लक्स स्थिर हो तो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर हम EMF की बात करें तो EMF कब उत्पन्न होता है, जब आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब। दो काम हो सकते हैं, दो तरह से आप EMF को इंड्यूस करा सकते हो फ्रेंड्स। क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, जो EMF है उसको दो तरह से इंड्यूस करा सकते हो। पहला प्रकार ये होगा, पहला टाइप ये होगा फ्रेंड्स कि आप क्या करो, जो आपका फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसमें चेंजिंग कर दो, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। या दूसरा ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपकी कुंडली है, जो कुंडली आपको मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर आ रहे हो, उस कुंडली में चेंजिंग कर दो। तो अगर उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा तब भी आपका EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है फ्रेंड्स कि आपका कोई ना, दोनों में से कोई एक जो एलिमेंट है वो आपका मूवमेंट की कंडीशन में हो, चाहे वो आपका मैग्नेट हो, चाहे वो आपकी कुंडली हो, तो उस प्रकार से वहाँ पर आपका जो है वो आपका EMF इंड्यूस होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्थिर है, तो स्थिर में आपका किसी भी प्रकार का EMF इंड्यूस नहीं होना है। तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप मेरी एनालिसिस देखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना सीख रहे हैं इससे। अगर आप खुद करेंगे फ्रेंड्स तो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, और साथ के साथ आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फ्रेंड्स, अधिक वर्तों वाली कुंडली के साथ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, मतलब डिफ्लेक्शन की बात कही गई है फ्रेंड्स। जो आपके, मैं नेक्स्ट जो इससे आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है फ्रेंड्स, ये आपका हिंदी में ही है। तो मैं इंग्लिश में आपकी जो इंपॉर्टेंट टर्म है या फिर जो टेक्निकल वर्ड है उसको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका मतलब है जो आपका गैल्वेनोमीटर है, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन की बात कही गई है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपकी कॉइल है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हो तो हमारे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो देख लीजिएगा, पहले मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ। ऑप्शन A बोला गया है कम होगा, ऑप्शन B बोला गया है आपका अधिक होगा, ऑप्शन C बोला गया है बोथ A एंड B, ऑप्शन D आपका बोला गया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी वहाँ पर EMF इंड्यूस होगा, उतना वहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है हमारा इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट। तो आपका जो डिफ्लेक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा शो होगा, मतलब अधिक। नंबर ऑफ टर्न्स अगर अधिक होंगे तो आपका जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो अधिक शो होने वाला है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका, क्योंकि आपको पता है जो MCQs हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या फिर जो यूट्यूब है उस पर भी बहुत
कम यूट्यूबर हैं या फिर बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो एमसीक्यूज दे रहे हैं, और वो भी प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा एक अकेला चैनल ऐसा है जिस पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का सिस्टमेटिक वे से सारे आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ब्रांच से जानने वाले, मतलब किसी भी ब्रांच के फ्रेंड को जानते हैं आप, तो उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम बहुत नज़दीक है, सारे बच्चे इसको कवर कर पाए, है ना। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है। तो आई थिंक आपको पता होता है सूत्र क्या होता है, कि जो आपका फ्लेमिंग तो नहीं, जो आपका फैराडेज का सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तो वो क्या है? उसका सूत्र अगर आप देखेंगे तो होता है E इक्वल टू -N d∅dt, चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही कहा जाता है। और ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ से आपका निकल कर आ रहा है कि जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है वो है आपका ऑप्शन सी। पर आ जाइए फ्रेंड्स, नंबर 4 कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में या फिर किसी कुंडली में, चाहे कुंडली बोल दे या विद्युत परिपथ बोल दे, कोई फर्क ना पड़ना फ्रेंड। क्यों पड़ना नहीं है फ्रेंड? क्योंकि आपका जो कुंडली है वो भी एक प्रकार का विद्युत इलेक्ट्रिकल परिपथ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन से उस कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा। मैं आपको पहले बता दूं, बाद में मैं इस पर अब आऊँगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो ईएमएफ होता है वो दो प्रकार से इंड्यूस होता है। अगर हम ईएमएफ इंड्यूस की बात करें तो ईएमएफ का, इसको लिखते हुए चलेगा फ्रेंड्स, आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप डिटेल वाले लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। तो ईएमएफ दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। पहला क्या होगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स, फर्स्ट होगा आपका डायनामिक, सेकेंड होता है आपका स्टैटिक। अगर हम डायनामिक की बात करें तो डायनामिक होता है जहां पर किसी भी प्रकार का रोटेटिंग एलिमेंट मौजूद है, जैसे मोटर और जनरेटर। तो जनरेटर एंड मोटर, यहाँ पर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो है आपका डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो फर्दर स्टैटिक को हम दो पार्ट्स में फिर से कैटेगराइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये कहानी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहानी तो ये पूरी ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको सारा नोट करते हुए चलेगा कि ईएमएफ कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। दो प्रकार से, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। अगर डायनामिक की बात करें तो डायनामिक हमारा जनरेटर और मोटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसको हम डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। अगर बात करें हम स्टैटिक की, तो स्टैटिक हमारा जो है वो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाँ पहले मैं एग्जाम्पल लिखा दूँ। इसका एग्जाम्पल तो मोटर जनरेटर हो गया, इसका एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर से जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है आपका स्टैटिक, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का रोटेटिंग एलिमेंट मौजूद नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपका स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ है वो दो प्रकार का होता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। अगर मैं बात करूं सेल्फ की, तो सेल्फ का मतलब होता है जिस वाइंडिंग में या जिस कुंडली में आपने धारा प्रवाहित कराई है उसी कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न हो, तो उसको बोलते हैं सेल्फ। और म्यूचुअल का मतलब क्या है? तो म्यूचुअल का हिंदी मतलब होता है अन्योन्य प्रेरणा, इसका मतलब होता है स्वयं प्रेरण। तो अगर मैं बात करूं अन्योन्य प्रेरण की या फिर म्यूचुअल इंडक्शन की बात करूं, तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि जिस कुंडली में आप धारा प्रवाहित करा रहे हो उसकी मदद से दूसरी कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न हो या ईएमएफ इंड्यूस हो, तो उस प्रकार के ईएमएफ को कहा जाता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आई थिंक आप आंसर खुद ही दे सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की गई है उसी में ही आपका बोला जा रहा है कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या कहलाती है, तो स्वयं प्रेरण कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फ्रेंड्स स्वयं प्रेरण गुणांक का सूत्र है। तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला है आपका, तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? ए वाला तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर मैं सी वाले की बात करूं, सी वाला भी बिल्कुल नहीं होता है, डी वाला भी बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी होता है, L बराबर N फाई अपॉन आई। कभी कभार इसको ऐसे भी लिखते हैं फ्रेंड्स, L इक्वल टू N d∅dy, ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या फ्रेंड्स, L इक्वल टू d∅dy, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वयं प्रेरण गुणांक का सूत्र। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार प्रथम उंगली, द्वितीय उंगली एवं अंगूठा परस्पर हैं, तो क्या होते हैं फ्रेंड्स? सभी क्या होते हैं?
समकोण पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, लंबवत होते हैं। कहा जाता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की बात कही गई तो दाएं हाथ का बोला गया है, दाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वह एक दूसरे से लंबवत रहें या एक दूसरे से वह 90 डिग्री के कोण पर रहें, यही कहा जाता है फ्रेंड्स। तो प्रथम उंगली क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। दूसरी उंगली क्या करेगी फ्रेंड्स, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा फ्रेंड्स। ये भी आप लिखते हुए चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फ्रेंड्स, यदि धारा में वृद्धि हो रही हो तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट इससे पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया है, पहले वाले में आई थिंक थर्ड वाला क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पर बोल रहा है यदि धारा में वृद्धि हो रही है तो उससे प्रेरित विद्युत भाग बल का मान क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड जो करंट है, तो उसका मान आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर, जो आपकी करंट है, सप्लाई करंट पर फ्लो, पहली बात तो डिपेंड करेगा। दूसरी बात, उसका जो मान है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करेगा। तो आपका समान तो नहीं रहना है, ठीक है। और दोनों वैसे ही गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आई थिंक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा इसको, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सारे बच्चे अपना कोर्स कवर कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है एग्जाम बहुत नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे इस चैनल पर बहुत कम समय में आपको बहुत स्पीड से पढ़ाया जाता है, क्योंकि और चैनल एक पर मैंने देखा था तो उस बंदे ने केवल 20 क्वेश्चन कराए और वो भी 1 घंटा लगा दिया। तो फ्रेंड्स आपके पास समय वैसे ही कम है, तो आप ऐसे चीज़ों को प्रेफरेंस दीजिए जो कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट दे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, परस्पर प्रेरण के गुण का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स पहले आप देखिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका परस्पर प्रेरकत्व है उसके गुण का उपयोग करके क्या बनाया जाता है। तो प्रेरित कुंडली बनाई जाती है फ्रेंड्स। क्या बनाई जाती है, प्रेरित कुंडली बनाई जाती है। स्वयं प्रेरण का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रेरण क्या कहता है, स्वयं प्रेरण का मतलब ये होता है जिसमें धारा प्रवाहित कराई उसी में ईएमएफ इंड्यूस होना स्वयं प्रेरण कहलाएगा। इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, दोनों भी नहीं हो सकते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रेरित कुंडली। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो परिपथ कुंडली में प्रेरित होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में क्या फ्लो होता है आपको पता है, मतलब इंड्यूस होता है। उस कुंडली में आपका विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, फैराडे के द्वितीय नियम द्वारा कुंडली में विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो इसकी यूनिट बताना है। क्या बताना है फ्रेंड्स, यूनिट बताना है, यूनिट। और किसके अनुसार बताना है फ्रेंड्स, फैराडे के जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार। तो मैं आपको बता दूं, फैराडे का जो दूसरा नियम है वो क्या बोलता है, आप ईएमएफ तो ही निकालते हो फ्रेंड्स, तो वोल्ट स्क्वायर तो है नहीं, मीटर स्क्वायर तो होता ही नहीं है, मीटर प्रति सेकेंड ये आपका स्पीड का मात्रक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है जो ईएमएफ होता है उसका जो मात्रक है वो आपका वोल्ट होता है, ना कि वोल्ट स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं होगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, 11 में क्या कहा गया है, 11 पर देखते हैं। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो आपका संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उस वो 90 डिग्री लीडिंग करता है, मतलब वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड करती है। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। अब थीटा के वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पर 90 डिग्री हो गई। और जो आपका पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है। और फाई की वैल्यू या थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 90 हो गई। तो अगर पावर फैक्टर की हम वैल्यू कैलकुलेट भी करेंगे तो cos, अगर जो फाई की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, असीमित मतलब इनफाइनाइट बोला तो ये तो नहीं है, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। शून्य लीडिंग हो सकता है, शून्य लैगिंग, तो लैगिंग तो हो ही नहीं सकता, तो शून्य लीडिंग होगा। क्यों लीडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको एक जो फेजर डायग्राम था वो बनाया था, ये आपका बी हो गया, ये आपका आई हो गया। तो यहाँ पर जो करंट है वो क्या करती है, वो वोल्टेज को लीड करती है। तो क्या कर रहा है, लीडिंग है, 0 डिग्री लीडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर, ना कि लैगिंग होगा। लैगिंग किसके केस में होता है, इसको भी लिखिएगा। अगर यहाँ पर होता आपका इंडक्टर, प्रेरकत्व,
अगर यहाँ इंडक्टर होता, प्रेरकत्व होता, तो आपका वो लीडिंग हो जाता और शून्य वाला आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये इसका एनालिसिस है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, पावर फैक्टर इज एन इंडस्ट्रीज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो पहले तो मैं आपको लोड बता दूं, लोड 3 प्रकार का होता है। रजिस्टिव लोड, इसको लिखते हुए चलिएगा, कभी कभार पूछा, कभी कभार नहीं, ये एमसीक्यू से तो बन सकता है फ्रेंड्स। लोड कितने प्रकार का होता है? रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो मैं तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। अगर प्योरली रजिस्टिव लोड होगा तो आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होता है, पावर फैक्टर मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होता है? 1 के केस में। ठीक है, अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस के केस में क्या होगा पावर फैक्टर? इंडक्टेंस अगर होगा, प्योरली इंडक्टर होगा, तब भी जो पावर फैक्टर है फ्रेंड्स वो 0 होगा। ठीक है, और लैगिंग होगा, अभी आपको पता है लैगिंग वाला। ठीक है, और अगर आपका कैपेसिटर हो गया तब भी जो पावर फैक्टर है वो आपका क्या होगा? 0 होगा, और वो लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री पर लीड करता है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो ये तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए, इंपॉर्टेंट है। अब बोला जाता है कि इंडस्ट्रियल लोड होता है किस नेचर का होता है? तो जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वो आपका इंडक्टिव नेचर का होता है। अब इंडक्टेंस में क्या होता है फ्रेंड्स? इंडक्टेंस में होता है जो आपका पावर फैक्टर है वो लैग करता है। तो लैग करने के लिए, लैग को कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या जरूरी है? आपको लीड करना होगा। तो लीड कौन करता है? कैपेसिटर करता है। तो इंप्रूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, 13 बोल रहा है, द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज। तो अभी मैंने बता दिया, जो आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है या फिर प्योर कैपेसिटर होता है तो उसका पावर फैक्टर कितना होता है फ्रेंड्स? आपको पता है कितना होता है? तो बता दीजिएगा मुझको कितना होगा। यूनिटी तो नहीं हो सकता, यूनिटी तो रजिस्टिव का होता है। मैक्सिमम भी नहीं होगा, मैक्सिमम यूनिटी ही मैक्सिमम होता है। यूनिटी का मतलब 1, लैगिंग नहीं, ये वाला तो नहीं है 0.8। तो अभी मैंने आपको बताया, चाहे लीडिंग हो चाहे लैगिंग हो, अगर आपका कैपेसिटर है, प्योरली कैपेसिटिव लोड है या सर्किट है, और प्योरली इंडक्टिव लोड है, तो इन दोनों के केसेस में आपका जो पावर फैक्टर है वो 0 ही होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, एक कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन, एक संधारित्र ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। तो कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज इज। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये पूछा गया कि जो परिपथ का वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है, जो परिपथ में वोल्टेज, तो कौन सा ऐसा पैरामीटर है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो उसका विरोध करता है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं करंट की, सॉरी करंट नहीं, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस किसका अपोज करता है? फ्लो ऑफ करंट। क्या? फ्लो ऑफ करंट का रेजिस्टेंस अपोज करेगा। अगर मैं बात करूं इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस क्या करेगा? इंडक्टेंस आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या फिर जो आपका इंडक्शन का प्रिंसिपल हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो इंडक्शन के प्रिंसिपल को प्रेरित करेगा, या प्रेरित के जो आपका सिद्धांत है उसको उत्पादित करेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी है आपका राइट आंसर। क्यों राइट आंसर? क्योंकि अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो जो वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? जो वोल्टेज में स्पाइक्स आ रहे हैं या फिर जो उसमें परिवर्तन हो रहा है उसको चेंज करने का विरोध करता है। अगर मैं बात करूँ रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस किसका विरोध करता है? करंट के फ्लो होने का विरोध करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, in the following circuit the equivalent capacitance between terminals A and B is। तो A और B के बीच जो आपके इक्विवेलेंट जो आपका कैपेसिटेंस है उसको बताना है आपको। अब मैं आपको बता दूं, कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसको हम पैरेलल की कंडीशन लेकर चलते हैं। किसकी पैरेलल की? आपके जो रजिस्टेंस है उसकी। तो यहाँ पर कितने प्रतिरोध कनेक्टेड हैं? 2 प्रतिरोध कनेक्टेड हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम प्रतिरोध कनेक्टेड होते हैं, प्रतिरोध नहीं, सेम कैपेसिटेंस है, तो अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे?
1/c दोनों में एलसीएम आएगा c, 1 + 1 हो जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 2/c। तो इसका जो 1/c इक्विवेलेंट का मान वैल्यू जो थी वो आगे 2/c। अब आपको निकालना है वैल्यू इस वाले की मतलब इक्विवेलेंट की, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पलट जाएगा तो c/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू c/2 आ गई और इसकी वैल्यू c/2 ऑलरेडी है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, ये दोनों किस में पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में होते हैं तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब क्या होगा, हाफ ये है हाफ ये है फ्रेंड्स, अगर हाफ को और हाफ को आप ऐड करते हो तो कितना आता है 1 आता है पूरा। तो यहाँ भी हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया, अगर आप इसको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका सी इज़ द राइट आंसर। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन पर सी है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देख लीजिएगा ऑप्शन सी ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है। तो अभी मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का अभी आपको एक डेफिनेशन बताई थी, तो आप उसको देख लीजिएगा बैक करके। तो क्या करता है फ्रेंड्स, जो आपकी बीच की उंगली होती है वो चुंबक किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देख लीजिएगा विद्युत धारा की दिशा को कौन सी उंगली प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, किधर गया ऑप्शन कौन सा है, बी वाला नहीं है, एक सेकंड विद्युत, हाँ डी वाला ये है फ्रेंड्स, धारा। क्यों, क्योंकि वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। जो आपका थंब है फ्रेंड्स, थंब क्या करता है, थंब आपका जो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स की दिशा को प्रदर्शित करेगा या बल को बताएगा। जो सेकेंड आपकी उंगली है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम बात करें थर्ड उंगली या बीच वाली उंगली की, तो बीच वाली जो उंगली है वो आपकी करंट की दिशा को शो करती है। तो इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, इसमें ये पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सेकंड जो उंगली है आपकी वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आप बता सकते हैं कि किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जो आपकी फाइनली जो लास्ट वाली उंगली है बीच वाली, वो करंट की दिशा को शो करेगी। जो सेकंड उंगली है वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करेगी। और जो अंगूठा है वो आपके चालक पर जो लगने वाला बल है या फिर जो घूमने की उसकी डायरेक्शन है उसको शो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ मीन्स रिलक्टेंस विद्युत परिपथ में किसके समानार्थी है, मतलब एनालॉगस बताना है इसमें, किसका ये एनालॉगस है, मतलब किसका समानार्थी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंडक्टेंस रिएक्टेंस है, तो वो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, चुंबक, अच्छा क्या पूछा है, हाँ विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिक परिपथ की बात कही, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत परिपथ की बात कही, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपका रिलेक्टेंस है वो किसका एनालॉगस है, सेम है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपका रिलेक्टेंस है तो वो आपका इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट होता है या एनालॉगस होता है। मतलब जैसे जो काम आपका इम्पीडेंस करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में वही काम आपका रिलेक्टेंस का होता है। अब रिलेक्टेंस का क्या काम होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रिलेक्टेंस क्या करता है, रिलेक्टेंस करता है जो आपका फ्लक्स सेटअप हो रहा है उसका अपोज करता है। इसी प्रकार अगर मैं इंपीडेंस की बात करूं तो इंपीडेंस जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करता है। तो ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं, ये करंट का अपोज करेगा, ये आपका जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है उसका अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर आ जाइए, a conductor is rotated in a magnetic field, the direction of the induced EMF can be found by applications of a conductor is rotated in a magnetic field, the directions of the induced EMF can be found by applications of। एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, प्रेरक विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है। फ्रेंड्स ये 2 बार लिखा हुआ है, इसमें टाइपिंग 2 बार है इस वाले में, ठीक है। तो आप हिंदी वाले को देख लीजिएगा, हिंदी वाला करेक्ट है बिल्कुल, या फिर अगर इसको आप देखें तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ तक इसका फिनिश्ड हो गया, यहाँ तक इतना पढ़िएगा, है ना, तो इतना बस इतना, ठीक है। तो ये पूछा गया कि आपका जो एक चालक है वो घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो किस नियम को किस नियम को फॉलो कर रहा है, उसमें जो प्रेरित विद्युत भाग बल है वो किस नियम से उसकी दिशा को हम जानते हैं। तो किस नियम से हम उसको जानते हैं, उसकी दिशा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम जानते हैं उसको, तो आपको पता है जो EMF है उस पर जो विद्युत वाहक बल की दिशा है वो आपकी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अनुसार उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 27 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फ्रेंड्स।
तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस। अब इसमें ये पूछा गया कि जो आपका फ्लक्स है वो किसका एनालॉगस है, किस में, आपका जो मैग्नेटिक सर्किट में जो आपका फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसका एनालॉगस है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका फ्लक्स है, तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई फ्रेंड्स कि जो आपका इससे पहले जो रिलेक्टेंस था, तो रिलेक्टेंस किसका अपोजिट था, इम्पीडेंस का था। तो मैंने आपको बताया था रिलेक्टेंस क्या करता है, रिलेक्टेंस का काम ये होता है कि वो जो फ्लक्स है उसके सेटअप होने में क्या करता है, बाधा क्रिएट करता है। और करंट क्या करता है, करंट मतलब करंट के मार्ग में बाधा कौन क्रिएट करता है, रजिस्टेंस करता है। तो यहाँ पर उसी का अपोजिट पूछा है, देखिएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लक्स चल रहा है ना, फ्लक्स सेटअप हो रहा है, साथ के साथ करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट चल रही है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स चल रहा है। तो जो आपका फ्लक्स है वो किसका एनालॉगस होता है, तो वो पावर इन अ, जो आपका इलेक्ट्रिकल परिपथ में शक्ति में पावर का, एक सेकंड शक्ति में पावर का क्यों होगा, करंट का होगा, करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है बी वाला है ऑप्शन आपका, करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसका ये एनालॉगस होगा, तो ये एनालॉगस होगा आपका जो आपके करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर रिलेटेड टू। तो ये पूछा गया कि जो आपका फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है वो किससे रिलेटेड है। तो एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन ए क्या है, ईएमएफ ऑफ ए केमिकल शेल। तो ऑप्शन ए वाला तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी पर आ जाइए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में कहा गया है द ईएमएफ ऑफ ए जनरेटर। सी पर आ जाइए, अभी इस पर विचार करेंगे। सी वाले में कहा गया है द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। नेक्स्ट पर बोला गया है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब पहला वाला तो गलत हो गया फ्रेंड्स। अब मैं पहले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यहाँ पर देखिएगा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है तो उसके कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ईएमएफ वाला देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ईएमएफ वाला ये है सेकंड वाला, द ईएमएफ ऑफ ए जनरेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ना कि आपको करंट से मतलब नहीं है, आपका मेन कंसंट्रेशन किस पर होता है, ईएमएफ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, यदि एक कुंडली के घुमाव की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसका प्रेरकत्व। तो फ्रेंड्स अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा देंगे तो आपका जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली बढ़ ही जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया। आपका अगर इंडक्टेंस के फार्मूले की बात करें तो होता है NdΦ/dy। अब यहाँ से देखो किसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आपके इंडक्टेंस के। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि इज इंक्रीज, ठीक है। तो जो आपका प्रेरकत्व है, जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ भी देख लीजिएगा, इसका कुछ ये आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ कुछ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम बहुत पास हैं और आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसको। उसके बाद हम जब ये आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम वन लाइनर स्टार्ट करेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे मुझको भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे आपके लिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।